हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरेंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी संदीप जायसवाल। बहुत से स्टूडेंट्स को मेरा नाम नहीं पता था, तो आज मैं बता देता हूँ। माय नेम इज संदीप और आपकी सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है आपको पढ़ाई जाए। तो दोस्तों, आपको पता है, जो हमें फॉलो करते हैं, हमने 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस साइंस का, और हम काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियोस को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और मैंने आपको बताया था पहले ही कि आप एनसीईआरटी की अपनी जो बुक है वो साथ रखें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को साथ में यूज करता हूं। अगर इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मार्क करें, और साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ बातें मैं बताऊं तो आपको नोटबुक में नोट करनी है। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों, हम इसको 2 वीडियो बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक्स पढ़ते हैं। मैंने हेडिंग भी लगाई है रेस्पिरेशन पार्ट 1। अब ये रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। 2 टर्म देखिए ध्यान से। एक टर्म होती है ब्रेदिंग। ब्रेदिंग, हम सांस लेते हैं, BREATHING, ब्रेदिंग। ब्रेदिंग मीन्स अपनी प्राइमरी क्लास में पढ़ा है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेके जाना और CO2 को बाहर निकाल देना आउट ऑफ बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सांस लेना। क्या ये सिमिलर है रेस्पिरेशन से? क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या है, ऑक्सीजन अंदर गया, CO2 बाहर आ गया। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। यस, कीप इट इन माइंड, नोट कीजिए। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का पार्ट है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो मेन फंक्शन है वो और भी ज्यादा है। उसका जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करने का काम होता है। जो फूड हमने खाया है, जो हमने लेसन पढ़ा था न्यूट्रिशन का पीछे, उसमें जो फूड हमारी बॉडी के अंदर गया था, वो फूड विदाउट रेस्पिरेशन डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है, उससे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटीज लगातार चलती है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन भी ऐसे ही है। अगर हम रेस्पिरेशन बंद कर देंगे तो हमारा डाइजेशन भी बंद हो जाएगा। तो देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये फूड से एनर्जी कैसे कैसे रिलीज कराता है, कौन सी फूड से एनर्जी रिलीज कराता है, ये हम देखते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखना है। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा आपको। ये मत सोचना कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूं तो आप लोगों को अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा पढ़ाऊंगा। देखिए, आप अपनी बुक साथ में लेके आइए। आपकी साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, पेज नंबर 101, 101 नंबर पेज पे आपका रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं साथ साथ आपका कवर कराता जाता हूँ। देखिए क्या है। पहली 5 लाइन में ज्यादा खास बात नहीं है। पहली लाइनों में बताया गया कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है, और डिफरेंट तरीके से वो रेस्पायर करते हैं या डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑनवर्ड 6th लाइन से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं।
इन ऑल केसेस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यस, जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड अंदर लेके जाते हैं, हमारे अंदर जाता है स्टमक में या जो भी एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है, उसमें जो मेन चीज होती है ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन हमें करना पड़ता है एनर्जी के लिए। ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज अगर टूटेगा, तो उससे जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी जो होती है हमारे सेल्स में ट्रांसफर होती है, और सेल्स जो होते हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखते हैं सब कैसे होता है, किस तरीके से होता है। यू नो, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। देखिए आपकी बुक में एज इट इज डायग्राम दिया गया है पेज नंबर 102 पे, आप उसको देखेंगे, लेकिन मैं समझा आपको देता हूं यहाँ पे क्या होता है। आप देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C6H12O6, मींस यहाँ पे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही इसने कहा है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट। यस, सबसे पहले जब रेस्पिरेशन होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप, मतलब बैक्टीरिया में, यीस्ट में अलग टाइप का होता होगा, ह्यूमन बींग्स में अलग टाइप का होता होगा, कुछ और जो है एनिमल्स में कुछ अलग तरीके से होता होगा, लेकिन सभी करते क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है, यही आपकी 10th स्टैंडर्ड की साइंस में दिया गया है, बुक में दिया गया कि ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज किस प्रोसेस से होता है। अभी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसको हम एटीपी की फॉर्म में जानते हैं, उससे फिर हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना बहुत ही नेसेसरी है। तो क्या करता है कि ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। GLYCOLYSIS, glycolysis. What is glycolysis? The process of breaking down the glucose into simpler forms, insoluble forms. सिंपल फॉर्म का जब भी हम यूज करते हैं टर्म का, तो इट मीन्स कि उसको हम सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर लें ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि सेल्स के अंदर तो ब्लड ही पहुंचता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो जो हम कह सकते हैं कि पाइरूवेट जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ने की, इट ऑक्यूर्स इन साइटोप्लाज्म। अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा है अच्छी तरीके से तो यू विल बी अवेयर अबाउट साइटोप्लाज्म। नहीं पढ़ा है तो सेल स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख ले, नहीं तो कभी हम पढ़ाएंगे तब अच्छी तरह से समझा देंगे आपको। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पाइरूवेट में, और पाइरूवेट क्या है भैया? पाइरूवेट जो है रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें 3 कार्बन रह जाते हैं। मींस ग्लूकोज जो है पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है ग्लूकोज, यानी कि 1 पाइरूवेट 2 पाइरूवेट, 2 पाइरूवेट्स बन जाते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है पाइरूवेट एसिड का, पाइरूविक एसिड का C3, यानी क्या है कि 3 कार्बन हमारे पास मैक्सिमम रह जाते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, एक बार में नहीं टूटे, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुई, जब हमारी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया गया तो C3H4O3, ये हमें पाइरूवेट्स के मॉलिक्यूल्स हमारे को मिल जाते हैं। और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाद में एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल्स का मतलब क्या है? क्रेब्स साइकिल के ऊपर एक पूरा वीडियो मिलेगा आपको। मींस एनर्जी प्रोड्यूस करने का ही एक प्रोसेस है, फूड से एनर्जी कैसे प्रोसेस प्रोड्यूस की जाती है। ये अभी क्रेब्स साइकिल मैंने वर्ड जानबूझ के यहाँ पे लिखा है ताकि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्योंकि आपको क्रेब्स साइकिल भी पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रेब्स साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे होता है तो छोटा पॉइंट लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो यहां तक आपको क्लियर? ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन है, और किस में ब्रेक डाउन हो गया? पाइरूवेट में। यहाँ पे 3 कार्बन्स जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, मींस 6 से 3 पे आ गया। अब जब 6 मॉलिक्यूल्स से 3 मॉलिक्यूल्स में आया, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में
ब्रेक डाउन हुआ, एक दूसरे से दूर गए तो एनर्जी रिलीज हुई, और दिस इज द अल्टीमेट जो रिजल्ट हमें चाहिए कि एनर्जी ही चाहिए हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे होगी? जैसे ही ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी कंटेन करते हैं, तो इनके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी के कारण ही तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये, तो एनर्जी रिलीज होती है और हमारी सेल्स को मिलती रहती है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी मिली होगी तो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। आगे फिर क्या होती है भाई प्रोसेस? देखिए पाइरुवेट जो है इसको भी आगे फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन अब ब्रेक डाउन करने वाले क्या है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमें भी एनर्जी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को, छोटे से बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए। तो इसको कैसे, कौन सा एनिमल जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस तरीके से पाइरुवेट को तोड़ता है, किस तरह के हैबिटेट में, किस तरह की कंडीशन में वो रहता है, कहां पर रहता है, कैसे तोड़ता है, ये हमें पढ़ना है। लेकिन डिटेल में ज्यादा जाते नहीं है, आपकी बुक से ही पढ़ते हैं। आगे पढ़ता हूं। फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या है कि पाइरुवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, इथेनॉल में टूट जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पाइरुवेट में अगर 3 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, तो अगर फर्दर भी इसका डिवीजन हुआ है, फर्दर भी पाइरुवेट ब्रेक डाउन करेगा, तो 3 मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन के। अब देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला आप देखिए, C2H5OH, मींस यहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है। ओके, तो यहां पर भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी हुई है अभी बातें करेंगे। फिर आगे कहता है द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। पाइरुवेट जो है अगर वो इथेनॉल और CO2 में टूट के एनर्जी रिलीज करता है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका आएगा, अगर पाइरुवेट एथेनॉल में टूटता है तो डेफिनेटली ये प्रोसेस जो हुई है बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर हुई है। इस प्रोसेस को किसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म किया गया है? ये प्रोसेस किसकी बॉडी के अंदर हुई है? बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर। और ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है इथेनॉल बनाने की, CO2 बनाने की और एनर्जी बनाने की, ये हुई है दोस्तों इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, दिस इज क्वेश्चन। यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर जो एथेनॉल बनता है रेस्पिरेशन से, वो बनता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, अगर कोई रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो इट मींस breakdown of glucose or you can say pyruvate in the absence of oxygen। और जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको अनएरोबिक, मैं ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपकी बुक में वर्ड्स गिवन है। जो पाइरुवेट को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो दैट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और फर्मेंटेशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? इथेनॉल, फॉर्मूला याद रखिए, 2 कार्बन्स होते हैं C2H5OH, इथेनॉल निकलेगा। बैक्टीरिया और यीस्ट जब फर्मेंटेशन करेंगे तो इथेनॉल निकलेगा, CO2 निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। और ये बच्चों ध्यान रखना, इथेनॉल का मोस्टली जो ज्यादातर जो ये ब्रेक डाउन होता है ये प्लांट्स से रिलेटेड रहेगा, आपका ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं रहेगा, प्लांट से रहेगा, प्लांट से ज्यादा इनका रिलेशन रहेगा। हो तो कहीं भी सकता है लेकिन प्लांट से हम ज्यादा मान के चलते हैं इसका। ओके, यहां तक क्लियर? क्या पढ़ा हमने? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा हमने, 6 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स में पाइरुवेट में आए। पाइरुवेट आपको पता होता है क्या होते हैं? ये ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में पाइरुवेट, और क्या है उसमें कार्बन की संख्या कम है। फिर पाइरुवेट का जब यूज किया किसने? बैक्टीरिया ने, उसको भी एनर्जी चाहिए, बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। तो बैक्टीरिया ने तो क्या देखा
कि भाई उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसे हैबिटेट में रहता है, तो उसने क्या किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कर दिया, पाइरूवेट को ब्रेक डाउन कर दिया और उसको हमने फर्मेंटेशन बोल दिया और उसने एथेनॉल बना लिया, CO2 बना लिया और एनर्जी की जो फॉर्म होती है एटीपी, जो एनर्जी की यूनिट होती है, करेंसी होती है, तो केवल 2 एटीपी एनर्जी ही हमारी रिलीज हुई। 2 एटीपी एनर्जी मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हुई। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस का एनर्जी रिलीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपका ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी नाम मात्र की पैदा होती है। तो देखो ओनली 2 एटीपी। अब ये एटीपी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। एटीपी की फुल फॉर्म समझिए, यहाँ पे क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअल में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जब पाइरूवेट के अंदर एनर्जी थी और वो एनर्जी, पाइरूवेट जब टूटा तो वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई सेल्स की तरफ, तो वो एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफर हुई। समझे मेरी बात? एनर्जी जो है, एनर्जी को कोई ना कोई तो लेके जाएगा ब्लड के पास, सेल्स के पास, जो एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, उस एटीपीज को लेकर ही ब्लड जो होता है, जो सेल्स की तरफ पहुंचती है, एटीपीज जो होती है, और केवल 2 एटीपी की ही एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ज्यादा आप अगली क्लासेस में समझ जाओगे बच्चों, अभी फिलहाल इतना ही आप ध्यान दीजिए। ओके, तो एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएगा, तो आप एटीपी की फुल फॉर्म क्या बताओगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो एटीपी के बारे में भी डिटेल्स टी कराई जाए, बिल्कुल कराई जाएगी, लेकिन बाद में, अभी नहीं, खोज-पोच हो जाएगा सारा कुछ मामला। क्रेब्स साइकिल मैंने बताया है, एटीपी, ये सभी के बारे में बताएंगे, डीएनए, आरएनए, अभी नेक्स्ट चैप्टर्स आपके बाकी हैं। ओके, तो हमने पहला देखा पाइरूवेट का ब्रेकडाउन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने देख लिया बच्चों। अब सपोज कीजिए, यहां पे देखिए, ये हमारा है, आगे बुक से चलते हैं, बुक से पढ़ते हैं। Takes place in the absence of oxygen. It is called anaerobic respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. You know what is mitochondria? पता होना चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बड़ा फेमस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का पार्ट होता है, सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर ही एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी सेल की जो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर या किचन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक पार्ट है, सेल का एक पार्ट है। तो जब क्या होता है, पाइरूवेट ह्यूमन बीइंग्स में, ध्यान दीजिएगा, हम जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो हम लंग्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मींस एयर की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स है। अब जब ब्रेकडाउन होगा, जब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, क्या रिलीज किया हमने, CO2। तो देखो CO2 में कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है, CO2 निकलता है, H2O वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ जो पाइरूवेट है वो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग टूट गए हैं, यहाँ पे 2 टूटे थे, यहाँ पे तीनों अलग अलग हो गए हैं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। और ज्यादा एनर्जी रिलीज का मतलब है एटीपीज 38 एटीपीज के इक्वल
38 एटीपीज के इक्वल। एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन बींग्स में कितना एटीपीज रिलीज हुआ? 38 एटीपीज रिलीज हुआ है। मींस काफी एनर्जी, तभी तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ग्लूकोज के बारे में और भी बात करेंगे, ग्लूकोज के अंदर एनर्जी कितनी होती है, कैसे आती है, देखते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमन बींग्स में माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, वहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? पायरुवेट जो होता है, सिंगल 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 तीन 1 2 3 तीन मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। CO2 के साथ में वाटर भी रिलीज होता है, एनर्जी भी काफी मात्रा में रिलीज होती है, 38 एटीपीज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 1 एटीपी में कितनी एनर्जी होती है। अभी हमने बताएंगे, आपको बताएंगे, अभी हम नोट करके रखा है, अभी बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The other product is water, yes, H2O. Since this process takes place in the presence of air, means oxygen, it is called aerobic respiration. So this is aerobic respiration, और जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था अनएरोबिक, बिल्कुल अपोजिट है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस। बिल्कुल, यहाँ पे 2 एटीपीज थी तो यहाँ पे 38 एटीपीज है, तो डेफिनेट सी बात है ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होनी है बच्चों। आगे चलते हैं। द रिलीज, ओके। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Yes, देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है। Sometimes ऐसा है, होता है, it happens sometimes कि हमें ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है, जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती। हमारी सराउंडिंग्स ऐसी है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, कम ऑक्सीजन मिल रही है, या ऐसा होता है कि हमें ऑक्सीजन तो पूरी मिलती है लेकिन हम इतना ज्यादा हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करते हैं कि वो ऑक्सीजन हमें कम पड़ जाती है। जैसे हम नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऑक्सीजन जो मिल रही है उससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन जैसे हम फास्ट रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं या फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तो हम ऐसे, हमारी सांस फूलती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है, और एनर्जी कंज्यूम ज्यादा करेगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट फील होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट फील होगी तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो लिमिटेड मात्रा में है हमारे आसपास, जो ऑक्सीजन तो लिमिटेड अमाउंट में है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कहां से बढ़ाए? अगर हमारे पास आसपास 20-30 प्लांट्स हैं तो जितनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वही रिलीज कर रहे हैं, या हम घर के अंदर बैठे हैं, पार्क पे हैं, रोड पे हैं, तो नेचुरल सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन तो फिक्स है। अब ये तो है नहीं कि आप दौड़ने लगे तो अभी हम पेड़ आपके कहने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देख के ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। तो जब रिक्वायर्ड लेवल से कम ऑक्सीजन होती है तो उसको बोलते हैं कंडीशन को लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी के अंदर हमारे को पायरुवेट को ब्रेक डाउन करना पड़ जाए, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? इन्वायरमेंट में तो नहीं होता, हमारी मसल्स में होता है, क्योंकि हमारी मसल्स की डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन की और हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते। तो हमारी मसल्स के अंदर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, अगर उस लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी हमारे को तो एनर्जी रिलीज करनी है, हमें एनर्जी चाहिए, तो भैया ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल्स जो होती है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करेंगी तो वो लैक्टिक एसिड में ही ब्रेक डाउन कर देती है। किसमें जो ब्रेक डाउन होता है? लैक्टिक एसिड। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है लैक्टिक एसिड भी, और कुछ एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में निकलती है। तो हमें ध्यान देना है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि जब हम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, तेज दौड़ते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी अगर ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा हार्ड वर्क करेगी तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और उस लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है? हमें पेन फील होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मेंटेन होनी चाहिए। अगर इफ यू वांट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज फ्रॉम योर फूड, तो उसके लिए जो है ऑक्सीडेशन होना फूड का
डेवलपमेंट होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है जब इनहेलेट सेल करते हैं, लेकिन वो सप्लाई रेगुलेटेड होती है, कम या ज्यादा हम नहीं कर सकते, जो एनवायरनमेंट में होती है उतनी हम ले पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी आपकी सिलेबस में इतना ही दिया है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. Yes, cramps जो मैंने बताया कि पेन होता है तो उनको cramps बोलते हैं। cramps cause करता है lactic acid। तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया है, इसको आप पढ़ोगे। आगे पढ़ते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जो सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उससे जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी ब्रेक डाउन का काम होता है, एनर्जी बनाने का काम होता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। मींस जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज को तोड़ के, पाइरुवेट को तोड़ के जल्दी से एटीपी बना देती है, which is used to fuel all other activities in the cell। और जो बॉडी की सेल्स हैं उस फ्यूल को, उसको एनर्जी को, एटीपी को फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। एटीपी is broken down giving rise to a fixed amount of energy। तो एक जब एटीपी टूटता है तो फिक्स होता है कि भाई एक एटीपी टूटने से कितनी एनर्जी मिलेगी। ये देखिए 30.6 किलो जूल पर मोल। अगर एक मोल टूटता है एटीपी का तो हम कह सकते हैं कि 36.6 किलो जूल एटीपी एनर्जी रिलीज हुई है। 30.6 किलो जूल पर मोल, एक मोलेक्यूल टूटने से। तो ये फिक्स होता है। which can give drive the endothermic reactions। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको पता है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर आती है, एंडोथर्मिक जो अंदर रहती है। टेकिंग प्लेस इन द सेल, क्योंकि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो होता है ये एनर्जी रिलीज होती है और ये बाहर नहीं आती, सेल ही यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए हम इनको एंडोथर्मिक क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं आती है, सेल्स ही उसको यूटिलाइज कर लेती है बच्चों। ओके, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। कि अगर sufficient ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है तो एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और इनसफिशिएंट है, कम है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। ओके, we have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular species ensure that all cells are in contact with air। okay, cells air के साथ contact में रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। ये फोटोसिंथेसिस में होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द environmental conditions and the requirements of the plant। तो ये बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है या ह्यूमन बींग्स है, बैक्टीरिया है, वो किस कंडीशन में रहता है, कौन सी सराउंडिंग्स में रहता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी होगी, डिफ्यूजन कितना होगा। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on। During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release। yes, क्या बात है। अच्छा, एक बात बताता हूँ आप लोगों को। आपने सुना होगा हमारे जो एल्डर पीपल हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना।
ड्यूरिंग नाइट डू नॉट स्लीप अंडर द ट्री। व्हाई डू दे सो? व्हाई डू दे से सो? ऐसा क्यों बोलते हैं भैया? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो रिलीज होता है। पेड़ के नीचे बैठेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, मजा आएगा, हमारा रेस्पिरेशन अच्छा रहेगा। और CO2 जो है उसको प्लांट्स चूसते हैं। लेकिन रात को क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो बंद हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। तो भैया पहली चीज तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करना बंद कर देगा पेड़। तो पेड़ के नीचे अगर हम सो जाते हैं अंडर द ट्री, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन से हमें क्या होता है, सफोकेशन, डेथ हो सकती है। चलिए, इससे भी काम चल जाए, चलो ना मर पाए आदमी। दूसरा, CO2 जो पेड़ के आसपास होती है इन्वायरमेंट में, दिन में तो पेड़ उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रात के समय पर वो CO2 तो वहीं पे रहती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम, CO2 वहीं की वहीं है, प्लस में जब हम सांस लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो भी CO2 इकट्ठा होता है। तो CO2 का अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण जो होता है, हमारी डेथ हो सकती है, मूर्छित हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर होना चाहिए भाई, मैंने तो बता दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. ये आपका रेस्पिरेशन मैंने पढ़ा है अभी तक का, इसको देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है कि हमारे पास अर्थ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अब कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जैसे हम हैं, हम ग्राउंड पे रहते हैं, पेड़ पौधे हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो हमने एडेप्टेशन बना लिया, लंग्स के द्वारा सिस्टम डेवलप कर लिया एरोबिक रेस्पिरेशन का। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं, उनको तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहां पे क्या है, उन्होंने गिल्स डेवलप कर लिए भैया। गिल्स के द्वारा वो पानी से जो है ऑक्सीजन को अलग करते हैं, क्योंकि अगर आपको जीवित रहना तो यू नीड ऑक्सीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही। कुछ बेचारे बैक्टीरिया, यीस्ट ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ पर पड़े रहते हैं। कहते हैं बैक्टीरिया ऐसी जगह पर भी मिल सकता है, कहते हैं मंगल ग्रह पर भी, मार्स पे भी बैक्टीरिया है, अब वहां पे तो ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी कंडीशंस में ये यीस्ट और बैक्टीरिया जो है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर भी ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, लेकिन इसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा गया है। ओके, ये तो थी आपकी बुक के अंदर की बात कि बुक में क्या कुछ दिया गया है, एग्जाम में आपको कितना लिखना है, कितना समझना है। कुछ नहीं समझना है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में, पाइरुवेट का जो है अलग अलग जो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती वो एथनॉल बना लेते हैं, जिनको कम ऑक्सीजन मिलती है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, और जिनको पूरी ऑक्सीजन मिलती है वो CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं। एनर्जी तो सभी में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि किसी में कम किसी में ज्यादा। जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पे ज्यादा एटीपीज फॉर्म हो जाएंगे, और जहां पे कम है वहां पे कम एटीपीज फॉर्म हो जाएगी। ओके, एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एथनॉल किस प्रोसेस में बनता है, फर्मेंटेशन में, ये याद रखना। बाद में भी एमसीक्यूज की लिस्ट लेके आऊंगा। लैक्टिक एसिड का बनता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इथेनॉल में कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। CO2 में तीनों अलग अलग सिंगल होते हैं, ये आप पढ़ते आए। ओके, अच्छा दोस्तों, मैंने अभी बताया कि सेल के पास जो एनर्जी पहुंचती है वो एटीपी की फॉर्म में पहुंचती है। तो इस एटीपी को कैसे यूज किया जाता है, एटीपी मैंने बताया कि एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इनके अंदर एनर्जी है तो सेल इनसे एनर्जी कैसे लेती है, अब ये भी समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एटीपी जो होते हैं वो एडीपी में टूट जाते हैं। अरे भैया ये एडीपी क्या आ गया, कोई इनका रिलेटिव है क्या? देखिए एडीपी क्या होता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मींस
3 मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है, और एडीबी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मींस 2 बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। मतलब देखिए, जब एटीपीज एडीबी में चेंज हुए तो 3 का जो बॉन्ड था वो 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मींस एक मॉलिक्यूल गायब हो गया, बॉन्ड टूटा, एक गायब हुआ। और जब ये ऐसे एटीपीज टूटती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे सपोज करो आप किसी थैले के अंदर कुछ सामान लेके जा रहे हैं, सपोज करो पोटैटोज आप लेके गए हैं थैले के अंदर, और अगर थैला आपका फट जाए तो उसमें से पोटैटो अलग अलग निकल के गिर जाए तो आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो पोटैटोज की कम होगी, सपोज करो एनर्जी कम हो गई। ऐसे ही तो एटीपी जैसे ब्रेक डाउन हुए, एडीपी में चेंज हुए, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होने से एटीपीज रिलीज होती है, और मैंने बताया वो कैसे रिलीज होती है आपको। तो एटीपीज कन्वर्ट होती है एडीबी, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मींस ट्राइजेड डाई पे आता है, डाई मींस 2, ट्राई मींस 3। तो इस तरीके से तो दोस्तों एटीपी जो है एडीबी में चेंज हो गए, मींस जो है 3 बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल्स है 2 बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। और इस तरीके से क्या हो गया, जैसे मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और हमारी सेल्स को जो फाइनल रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज की होती है, वो एनर्जी की ही होती है। तो इस तरीके से जो है एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाद में एटीपी एडीपी में, एटीपी एडीपी एटीपी में, ऐसे बाद में चेंज होते रहते हैं। ये नेक्स्ट क्लासेस का टॉपिक है, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक की तो बात हमारी हो गई है। अब हम कुछ 2-4 बातें और भी पढ़ते हैं दोस्तों, ग्लूकोज से रिलेटेड 2-4 बातें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लूकोज से ये सारी एनर्जी आती है। तो हम देखते हैं ग्लूकोज से एनर्जी आती है तो कैसे आती है, कैसे आती है। खिलाड़ी लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, पेशेंट को डॉक्टर्स जो होते हैं वो सबसे पहले ग्लूकोज देते हैं, तो क्यों देते हैं, उसका क्या रीजन है, हम ये सारी बातें देखते हैं। देखिए जो ग्लूकोज होती है, जो सबसे सिंपल टाइप की ग्लूकोज होती है वो हमारी बॉडी में डी ग्लूकोज होती है। डी और एल अलग अलग टाइप की ग्लूकोज होती है, साइंटिस्ट ने नाम दिए है। तो डी ग्लूकोज जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल है हमारी बॉडी के अंदर, सिंपल टाइप की जो सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है डी ग्लूकोज, जिसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, डेक्सट्रोज, क्या नाम बोला मैंने, डेक्सट्रोज, डी ग्लूकोज जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। और ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज जो होता है डी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स है, ये ग्लूकोज होता है मोनोसेक्राइड्स होता है। हम मोनोसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, कई बार इसकी वीडियो में बात करते हैं, मैं छोटी बात बताऊं। मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 मॉलिक्यूल सिंगल 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 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और जो चीज सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है वो आसानी से टूट सकती है। जैसे अगर आप घर में एक लॉक लगाओगे तो आसानी से टूट जाएगा, डबल लॉक लगा दोगे तो थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड के जो इनके बीच में जो चेन बनी हुई है, ये चेन आसानी से टूटती है ग्लूकोज की, और जब ये आसानी से टूटती है तो जल्दी से एनर्जी रिलीज होती है और ये सोल्यूबल ज्यादा बन जाता है। तो इसका मतलब है मोनोसेक्राइड्स का मतलब है कि इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर हमें जो पढ़ने को देखा है कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज जो प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, और उस जगह को बोलते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो पौधों के सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं उनको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो प्लांट के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जहां पर पत्तों में या ब्रांच में जो स्टार्च स्टोर होती है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, उस जगह को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ओके। फिर ग्लाइकोजन, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था, लीवर में स्टोर होता है, मसल्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एक्स्ट्रा फूड की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वाटर और एसिडिक एसिड में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। अगर वाटर में सोल्यूबल है, जल्दी सोल्यूबल है,
तो तभी तो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंट एनर्जी, स्पोर्ट्समैन इसको यूज करते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, करते हैं ये, जिसको डॉक्टर्स करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स मोस्टली इनके अंदर ग्लूकोज ही होता है। फिर देखिए एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। बस नाम है ये, आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है। फिर ग्लूकोज की कुछ फॉर्म है, लैक्टोज, कौन सी ग्लूकोज होता है, जो मिल्क से ग्लूकोज मिलता है, दैट इज लैक्टोज। सुक्रोज क्या होता है, जो शुगर केन, गन्ना, शुगर केन से हमें जो सुक्रोज मिलता है, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। और मैंने ये भी बताया आपको ग्लूकोज की खास प्रॉपर्टी क्या है, 1 लीटर पानी में 909 ग्राम्स तक ग्लूकोज डिजोल्व हो जाता है। इसकी सोलुबिलिटी ज्यादा है, जिसकी सोलुबिलिटी ज्यादा है तो हमारी सेल्स के अंदर ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है, जल्दी से हमारी सेल्स के पास पहुंचता है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ग्लूकोज बड़े काम की चीज है भैया, ग्लूकोज का तो सेवन करना चाहिए। तो गर्मी है, इस समर सीजन ग्लूकोज को एंजॉय कीजिए। वैसे भी कोरोना वायरस का इफेक्ट है तो हमें एनर्जी चाहिए अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, जल्दी खत्म करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको पढ़ा दिया रेस्पिरेशन का पार्ट 1। रेस्पिरेशन में पार्ट 2 भी हम पढ़ेंगे और कमाल का पढ़ेंगे। पार्ट 2 जो हमारी बॉडी के अंदर कैसे फूड से एनर्जी हमें मिलती है, कहाँ से क्या होता है, सभी कुछ पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है कम से कम 5 ग्रुप्स में, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है अभी के अभी, बाकी काम बाद में। मैंने अपना काम किया, प्रॉमिस पूरा किया, आपके सामने वीडियो बना के दे दिया। अब आपको नोट्स बनाने हैं, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है अगर आपको अच्छा लगे। अब भी कोई डाउट अगर आपका पेंडिंग है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपके डाउट को, आई विल आंसर दैट। आपके डाउट्स के आंसर मैं दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। और क्या आपसे भैया यही रिक्वेस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, प्यार देते रहें, लाइक्स दे, फ्री में वीडियो ना देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे चलेगा। टिल देन बाय, आई साइन ऑफ, संदीप जायसवाल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।